अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमारे पास 9th क्लास की बायोलॉजी की बुक है अकॉर्डिंग टू पंजाब बोर्ड, अकॉर्डिंग टू पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती चलूँ कि इस बुक के हमारे पास टोटल जो हमारे चैप्टर्स हैं वो चैप्टर 1 to 11 चैप्टर्स हैं। हम 1 by 1 इन सारे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम अपने स्टार्ट लेते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से, डेट इज़ चैप्टर नंबर 1, द साइंस ऑफ बायोलॉजी। तो सबसे पहले साइंस ऑफ बायोलॉजी के अंदर आपको थोड़ा सा बता दिया गया है साइंस का। तो आप जानते भी हैं कि साइंस के अंदर हम फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को देखते हैं, जो कि आपको करने की ज़रूरत नहीं है इसके इंट्रोडक्शन में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर उन्होंने डिफ़ाइन बायोलॉजी से हमारे से पूछा है, तो हम इसी को देखते हैं। डिफ़ाइन बायोलॉजी हमारे पास क्या होती है? तो बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, कि जो वर्ड है बायोलॉजी ये 2 ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना है, बायोस एंड लगोस। बायोस मीन्स लाइफ। आप एक बात बच्चों, आप स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा कि बायो के अंदर हम हमेशा लाइफ को स्टडी करते हैं, हमेशा हम ज़िंदगी को स्टडी करते हैं, हम हमेशा इसके अंदर जानदार को देखते हैं। अब देखा जाए तो हमारे पास एनिमल्स भी जानदार हैं, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स भी हमारे पास जानदार हैं, हम इंसान भी जानदार हैं। तो बायोलॉजी के अंदर आप हमेशा जानदार को ही देखेंगे, लाइफ को देखेंगे। एंड लगोस स्टडी, थॉट और रीजनिंग। अब स्टडी में हम थॉट, रीजनिंग, वजह तलाश करते हैं, हम खुद से सोचते हैं ऐसा क्यों होता है। इट एक्सप्लोर्स द स्ट्रक्चर्स, ये एक्सप्लोर करती है। एक्सप्लोर का मतलब होता है वजाहत, एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोजन, ठीक है, एक्सप्लोर। इट एक्सप्लोर्स द स्ट्रक्चर्स, साख्त को कहते हैं। जैसा कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारा स्टमक एक स्ट्रक्चर है, हमारा हार्ट एक स्ट्रक्चर है, लंग्स एक स्ट्रक्चर हैं। फंक्शंस, अब हार्ट ब्लड पंप करता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आप उसको कह सकते हैं। स्टमक डाइजेशन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये इनके सारे फंक्शंस हुए स्ट्रक्चर्स के। एंड इंटरेक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इंटरेक्शन का मतलब होता है हमारा किसी भी चीज़ के साथ जो है वो किस तरीके का इंटरेक्शन है। अब हम अगर अपनी बात करें ह्यूमन बींग्स, तो हमारा एनिमल्स के साथ भी इंटरेक्शन होता है, हमारा प्लांट्स के साथ भी इंटरेक्शन होता है। तो इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाती हैं हमारे पास मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की जो हमारे पास मेजर फील्ड्स हैं वो 3 हैं, जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बेसिक फील्ड से मुराद ये है कि बायोलॉजी के अंदर जब आप का कभी किसी ऐसे इंसान से, आपके टीचर से किसी ऐसे इंटरेक्शन हुआ, तो वो कहता होगा कि मैं बीएस ज़ूलॉजी हूँ या मेरा बीएस बॉटनी है। तो ये बेसिक फील्ड्स होती हैं जिसके अंदर हम इनको बेसिक फील्ड्स कहते हैं। ब्रांचेस भी आगे आपके पास ये बहुत सारी हैं ब्रांचेस भी, बट हम यहाँ पे फील्ड्स को देख लेते हैं। तो पहली फील्ड जो हमारे पास है, साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड बायोलॉजी इनटू 3 मेन फील्ड्स। ये बुनियादी फील्ड्स हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। बाकी तो सारी उसकी ब्रांचेस हैं। ये फील्ड्स वाले लोग ही, ज़ूलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट ही, आगे इन सारी की सारी ब्रांचेस को स्टडी कर होते हैं एज अ सब्जेक्ट। तो अगर हम लोग बात करें ज़ूलॉजी की, तो ज़ूलॉजी ये जो लफ्ज़ है हमारे पास, ज़ूलॉजी जो हमारे पास लफ्ज़ है ये ज़ू से निकला है। ज़ू होते हैं एनिमल्स, ठीक है। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर एंड डाइवर्सिटी। यानी कि आप जो हमारे पास ज़ूलॉजी है, आप इसके तो आप लोग ये जो हमारे पास ज़ूलॉजी है जो आपके पास ब्रांच इसकी फील्ड है, तो इसके अंदर हम लोग देख रहे होते हैं एनिमल्स की स्टडी। पहली बात तो यह है कि आप इसमें एनिमल्स को स्टडी करते हैं, एनिमल्स के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, उनकी साख्त को देखते हैं, उनके अंदर जैसे हार्ट है, स्टमक है, उनके अंदर फिर उसके मजीद फंक्शंस को देखते हैं, बिहेवियर को देखते हैं, डाइवर्सिटी को देखते हैं। डाइवर्सिटी हमारे पास बेसिकली काइंड्स होती हैं, इकसाम को कहते हैं डाइवर्सिटी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो फील्ड है वो बॉटनी है। बॉटनी जो होती है ये इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। आप लोग इसमें प्लांट्स को स्टडी करते हैं, इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर। सारी बात है, प्लांट्स के भी तो स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? लेट्स सपोज हमारे पास एक पत्ता है, एक लीफ है, उसके अंदर आपको वेन्स नज़र आती हैं। हर प्लांट्स के अंदर वेन्स होती हैं जो उसमें पानी को बेसिकली प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रही होती है। तो वो उसका स्ट्रक्चर होता है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही चीज़ है हर प्लांट की, यानी कि प्लांट्स में ग्रोथ बहुत एक हम कह सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। कोई भी प्लांट है उसकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ के बाद तो प्लांट की रिप्रोडक्शन होती है। अब कोई भी हमारे पास लेट्स सपोज एक मैंगो का प्लांट है, या हमारे पास आप कह लें मैंगो का प्लांट है, गैवा है, कोई भी हमारे पास अमरूद का पौधा है, आम का पौधा है, तो सबसे पहले वो पौधा बड़ा होगा, फिर जाके उसकी रिप्रोडक्शन होगी, फिर जाके उसका फ्रूट लगेगा। अब गंदम की फसल है, हमारे पास चावल की फसल है, हम देखते हैं हर साल कितनी रिप्रोडक्शन हुई है, गंदम की कितनी फसल इस साल हुई है, चावल की कितनी फसल हुई है। तो वो रिप्रोडक्शन में बेसिकली आता है कि कोई चीज़ कितना रिप्रोड्यूस कर रही है, कितना प्रोड्यूस कर रही है, कितनी उसकी पैदावार है।
एंड इंटरेक्शंस विद द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के साथ उनका क्या इंटरेक्शन है, क्या उनका एक ताल्लुक है इन्वायरमेंट के साथ। उसके बाद आप लोग देखें तो आप लोग के पास है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब ही होता है छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, टिनी ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजी जिसके अंदर बायो का मतलब होता है लाइफ, हम उनकी ज़िंदगी को स्टडी करते हैं। लॉजी हम स्टडी को कहते हैं बेसिकली। तो द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। मतलब ये हुआ कि आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया इंतहाई छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे पास, हम आम आंख से नहीं देख सकते। अब हमारा एक हाथ ही है, अगर हम इसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो एक टाइम में हमारे हाथ पर हज़ारों की तादाद में बैक्टीरिया होंगे जो हमें हमारी आम नेकेड आई से नज़र नहीं आ रहे होते। इसी तरह माइक्रोस्कोपिक फंजाई, ऐसे फंजाई के ऐसे छोटे छोटे हमारे पास होते हैं जर्म्स या फंजाई, इतनी छोटी होती है कि हमें आम आंख से नज़र नहीं आ रही होती, उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। एंड इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, वही बात फंक्शंस जो हम ऊपर बता चुके हैं। हैबिटेट एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हैबिटेट, हैबिटेट मस्कन को कहते हैं, घर को कहते हैं अगर मैं आपको बताऊं तो। अब हैबिटेट का हर जानदार की ज़िंदगी में एक बड़ा ही एक अहम रोल होता है, एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम इंसानों की ज़िंदगी में आप देख लें, हैबिटेट हमारे घर कितनी अहमियत का हामिल होते हैं। हमें हर तरह का शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। हमें बारिश, कोई भी किसी तरह का भी ख़तरा हो तो हमारे लिए हमारी हिफाजत का जो होता है वो हमारा घर ही कर रहा होता है। इस तरह बर्ड्स अपने अपने हैबिटेट में रहते हैं, अपने घोंसलों में रहते हैं, नेस्ट में रहते हैं। एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो इसके अंदर आपने ये देख लेना है। एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, फिर इनका इम्पैक्ट कहते हैं असर को। इम्पैक्ट होता है असर किसी भी चीज़ का, ऑन हेल्थ सेहत पर, इन्वायरमेंट पर इनका क्या असर होता है। देखिए कुछ बैक्टीरिया हमारी लाइफ में अच्छे नहीं होते, हमारे लिए अच्छे नहीं होते, और कुछ ऐसी फंजाई भी होती हैं जो हमारे लिए अच्छी मतलब नहीं होती। तो इनका हमारी ज़िंदगी पर, हमारी हेल्थ पर क्या असर है, हमारे इन्वायरमेंट पर क्या असर है, तो ये आपने इसके अंदर देख लेना है। उसके बाद हम अगर बात करें तो हमारे पास है ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। आप इनको ब्रांचेस भी कह सकते हैं, और इन जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी की मज़ीद सब फील्ड्स भी कह सकते हैं। तो बायोलॉजी इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ब्रांचेस टू बेटर अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो आप अगर बेहतर लाइफ के एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आपको फिर ये डिफरेंट ब्रांचेस स्टडी करनी होती हैं। और अगर हम इनको देखें तो मॉर्फोलॉजी, अब पता है आपको ये जो हमारे पास मॉर्फोलॉजी है ना, ये वाला जो लफ्ज़ यहाँ पर मॉर्फोलॉजी इस्तेमाल हुआ है, ये मॉर्फ जो होता है ना बेसिकली हम फार्म को कहते हैं। अब फार्म क्या होता है, फार्म हम किसी भी चीज़ को अब कहते हैं फार्म। अब मैं कहती हूँ ये एक मेरे पास एक मार्कर है तो ये इसकी एक फार्म है, एक शक्ल है, ठीक है। ये एक कैप है तो ये इसकी फार्म है, इसका कलर रेड है, इसका कलर ब्लैक है, ये फार्म है। अब हमारा हाथ है तो वो भी एक फार्म में है, एक शेप में है, ठीक है। फार्म हम बेसिकली शेप को कह रहे होते हैं। आप ये इससे आप समझ सकते हैं फार्म हम शेप को कहते हैं। तो मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जानदार है, आप उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर में आपको अच्छे से बता चुकी हूँ। हम इंसानों के अंदर हमारे हार्ट, हमारा आप कह सकते हैं हमारा स्टमक एक स्ट्रक्चर है। लीव्स के अंदर आपको वेन्स नज़र आती हैं, वो वेन्स उसका स्ट्रक्चर। एनिमल्स के तो हमारे साथ फंक्शन सेम होते हैं, बट एनिमल्स आर कॉम्प्लेक्स देन ह्यूमन बींग्स। एनिमल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। एंड फॉर्म, अच्छा फार्म का भी आपको बता चुकी हूँ। शेप, मॉर्फोलॉजी स्टडीज़ द आउटवर्ड अपीयरेंस। आप इसके अंदर आउटवर्ड अपीयरेंस को देखते हैं, मतलब सामने। ये देखें ना, मार्कर है आपके सामने है, रेड कलर के है, इसकी कैप ब्लैक कलर की है। तो ये इस तरह आप इसकी अपीयरेंस, अब ये आपके सामने है ना अपीयरेंस, आउटवर्ड अपीयरेंस है। इनवर्ड आप नहीं देख सकते, इसके अंदर इंक है या वो सारे, तो इनवर्ड अपीयरेंस हुई, तो ये इसकी क्या हुई, आउटवर्ड अपीयरेंस हुई। शेप आपके सामने, ऐसे हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे हैंड में ये था तो मैं इसकी एग्जांपल दे देती हूँ आपको। ये एक हमारे पास इसकी आप शेप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको दिखाऊं तो ये एक वर्टिकल शेप है, ऐसे हम देखें तो ये एक हॉरिजॉन्टल शेप है। लंबाई में कलर आपके सामने इसका रेड और ब्लैक है। पैटर्न आप देख सकते हैं, इसका एक रेक्टेंगुलर पैटर्न है, एक लंबाई में इसकी शेप है। ETC ये सारी चीज़ें वैसे आपको बताई हैं। आप फार्म को देखते हैं, अब आपके सामने मैंने मार्कर की एग्जाम्पल रखी है, ये एज अ फार्म है, एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक ऑर्गन। साथ में आप इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी देखते हैं। इंटरनल का मतलब होता है इन निकला है इनवर्ड से, आउटवर्ड इनवर्ड, आप दोनों चीज़ों को देखते हैं, आउटवर्ड भी देखते हैं, इनवर्ड भी देखते हैं। जैसे अगर हम इसको निकालें तो इसके अंदर एक मार्कर की इंक वगैरह होगी तो वो इसका इनवर्ड स्ट्रक्चर होगा। अगर हम ह्यूमंस अपनी बात कर लेते हैं, हम इसमें लाइफ को स्टडी कर रहे हैं तो उसके अंदर हम ऑर्गन्स, अब इंसानों के अंदर आपके सामने हैं हमारे ऑर्गन्स ही है ना, हमारे लंग्स ऑर्गन है, हमारा स्टमक एक ऑर्गन है, हमारा हार्ट एक ऑर्गन है। ये सारे हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और ऑर्गन्स के मिलने से ऑर्गन सिस्टम बनता है।
डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा कि हो गया स्टमक का। तो उसके बाद आप लोग के पास आगे है एनाटमी। अब एनाटमी के अंदर आप लोग पता है क्या देख रहे होते हैं, इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स को देख रहे होते हैं, अंदरूनी। तो इसको ज़रा स्टडी करते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डैट एक्सप्लोर्स, ये एक्सप्लोर करती है, वजाहत करती है, बढ़ाती है इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स को, अंदरूनी फिजिकल स्ट्रक्चर्स को, ऑर्गेनिज्म के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वाले स्ट्रक्चर्स को, अंदर वाली साख्तों को दिखाती है, पार्टिकुलरली ख़ास तौर पर ह्यूमंस की। ये तो आपने याद रखना ही है, बायोलॉजी के अंदर हम जानदार की बात करते हैं तो स्पेशली उन्होंने आपको पार्टिकुलरली ह्यूमंस को कह दिया है। इट हेल्प्स इन डिजीज़ डायग्नोसिस, किसी भी बीमारी की आपने उसकी तशखीस करनी है, उसका जानना है, उसको डायग्नोस करना है तो उसमें हेल्पफुल होती है। मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट में, कोई भी आपने मेडिकल डिवाइस को डेवलप करना है, कोई भी आपने एक आला ईजाद करना है, उसमें भी एनाटमी आपको इंटरनल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि ये बीमारी है, इसका आगे ये इलाज होना चाहिए। एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। और अब क्वालिटी और क्वांटिटी दो लफ्ज़ होते हैं। क्वांटिटी किसी भी मिकदार कहते हैं, क्वालिटी किसी भी चीज़ को हम कहते हैं ना, ये हमारे पास चीज़ है, ये पॉइंटर है, ये पेन है, या ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ ऑफ बेस्ट क्वालिटी, ये हमारे पास बहुत बेस्ट क्वालिटी की है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब आप खुद देखें, जब हमारे पास, हमें पता होगा कि हमारे अंदर ये मसले हैं, ये बीमारी है, ये उसकी डायग्नोसिस हुई है हमारे पास, तो उससे क्या होगा, हमारा लाइफस्टाइल बेहतर होगा, हमारी लाइफ की क्वालिटी अच्छी होगी, हमें टाइम पर मेडिसिन मिलेगी, तो वो हमारे लिए सारा कुछ इसमें अच्छा होगा, यानी कि इससे हमारे लिए हेल्पफुल है, ह्यूमंस के लिए हेल्पफुल है। हम पार्टिकुलरली ह्यूमंस को ही इसमें स्टडी देख रहे हैं इस टॉपिक के अंदर, एनाटमी के अंदर। द स्टडी ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। आप ऑर्गन्स को स्टडी कर सकते हैं। ऑर्गन्स के मज़ीद आगे सिस्टम को आप देखें ना, ऑर्गन खाली कुछ नहीं है, ऑर्गन का सिस्टम है। स्टमक ऑर्गन है, डाइजेस्टिव सिस्टम उसका डाइजेशन करा रहा है। हार्ट ऑर्गन है तो ब्लड पंप करा रहा है, ब्लड पंपिंग के अंदर है। लंग्स ऑर्गन है तो आपको पता है रेस्पायरेशन करवा रहे हैं। हम इनके बगैर एक भी अगर हमारा काम नहीं करे तो हम कुछ भी नहीं है। हमारे लंग्स काम करना छोड़ दें, हम सांस नहीं ले सकते। हमारा स्टमक काम करना छोड़ दें, हमारी फूड डाइजेशन नहीं होगी। फूड डाइजेशन नहीं होगी तो वो इंटेस्टाइन में नहीं जाएगी, तो आगे सब वो हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। हमारा हार्ट पंप ब्लड पंप करना छोड़ दे तो हमारी डेथ हो जाएगी। तो ये देखें कि ऑर्गन के अंदर हम उनके सारे सिस्टम को देखते हैं और ये ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं हमारे लिए। उसके बाद आप लोग अगर हम देखें आगे तो हमारे पास है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी भी एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसके अंदर हम बेसिकली फंक्शन को देखते हैं। देखा आपने, सबसे पहले मॉर्फोलॉजी देखा तो उसके अंदर हम शेप को देखते हैं, हम फॉर्म को देखते हैं, इंटरनल को, आउटवर्ड को। उसके बाद जब आप लोगों ने, उसके बाद मज़ीद आप लोगों के पास जो थी वो हमारे पास एनाटमी थी, और एनाटमी के अंदर हम लोग किस चीज़ को देख रहे होते हैं, हम उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देख रहे होते हैं, हमारी अंदर वाली साख्तों को देख रहे होते हैं, हम अपने ऑर्गन सिस्टम को देख रही होती हैं। फिजियोलॉजी के अंदर आपने जस्ट फंक्शन को देखना होता है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। फॉर एग्जांपल, हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट वाइटल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी। अब जैसा कि हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, पूरा एक ब्लड पंप होता है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आना, फिर उसको वापस लेकर जाना, तो एक पूरा सिस्टम होता है जो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर। हिस्टोलॉजी जो होती है ना, हिस्टोलॉजी बेसिकली आप इसके अंदर टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं। तो देखिए, इट इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स। अब हमारे पास ना सेल्स होते हैं, सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके हमारे पास इसी तरह आगे टिश्यूज़ के मिलने से सेल बनता है, सेल के मिलने से हमारे पास ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के मिलने से हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर इसी तरह हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, ऑर्गेनेलिज बन जाती हैं, बेसिकली एम्ब्रियो बन जाते हैं, इंडिविजुअल बन जाते हैं, और फिर वो इंडिविजुअल इम्यूनिटी आप लोगों के पास जो हमारी होती है, कम्यूनिटी जो होती है बेसिकली उसके अंदर पॉपुलेशन बनाकर कम्यूनिटी में सर्वाइव कर जाता है। तो टिश्यूज़ आर ग्रुप ऑफ सेल्स डेट हैव सिमिलर फंक्शंस। टिश्यूज़ सेल्स का मजमुआ होते हैं, एक टिश्यू सेल का मजमुआ होता है, सेल से मिलकर बना होता है, और उनका फंक्शन जो होता है वो भी बिल्कुल सिमिलर होता है। टिश्यूज़ एग्जामिनेशन हेल्प्स इन डिजीज़ डायग्नोसिस। टिश्यूज़ से भी आप किसी भी डिजीज़ की तशखीस का पता लगा सकते हैं। ड्रग्स को स्टडी कर सकते हैं, ड्रग्स होती हैं हमारी अद्वियात, ठीक है, उसको आप स्टडी कर सकते हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गन सिस्टम एंड फंक्शन, आप किसी भी ऑर्गन सिस्टम के स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं, उसके फंक्शंस को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों साइटोलॉजी। ये साइटोलॉजी जो लफ्ज़ है यही सेल से निकला है। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ सेल्स, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। एक बात आपने याद रखनी है, हमारी पूरी बॉडी जो आपको नज़र आ रही है ना, पूरी बॉडी हमारी वो सेल से मिलकर बनी है। खाली एक पता नहीं कितने हमारे पास, हमारी बॉडी में कोई ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं जिनसे मिलकर हमारी बॉडी बनी होती है। तो सेल्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे पास एक सीमेंट एक बिल्डिंग ब्लॉक है, कोई भी बिल्डिंग सीमेंट के बगैर खड़ी नहीं हो सकती, ईंटों के बगैर खड़ी नहीं हो सकती। तो हमारे वजूद भी जो हमारी जो बॉडी है वो भी सेल के बगैर कुछ नहीं है। तो सेल्स हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ हैं। अब पता है आपको, हमारी बॉडी
बॉडी में थोड़े से ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स की ऊपर नीचे कमी ज़्यादा हो जाए तो कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो सेल्स बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ होते हैं। और जितने भी साइटोलॉजिस्ट हैं ना, जो सेल्स को स्टडी करते हैं, बेसिकली साइटोलॉजिस्ट सेल्स को स्टडी करते हैं, अनरेवल द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलिस। तो जो फंडामेंटल हमारे पास बुनियादी स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल्स और ऑर्गेनेलिस को, उसको स्टडी करते हैं। दे आल्सो स्टडी द मैकेनिज्म्स ऑफ सेल डिवीजन। मैकेनिज्म होता है पूरे का पूरा किसी भी चीज़ का फुल मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म। उसको जैसे आपने पढ़ा होगा कि आप लोग के पास आगे पढ़ेंगे आप, डार्क रिएक्शन का मैकेनिज्म, लाइट रिएक्शन का मैकेनिज्म, जो दिन और रात में होते हैं, पूरा फुल मैकेनिज्म आपको बताया जाता है ऑफ सेल डिवीजन। अब सेल के पैदा होने से लेकर सेल की पूरी डिवीजन तक जो हमारे पास होता है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, साइटोलॉजी। अब उसके साथ ना आपको ये एक बॉक्स में एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है, आपका एक MCQs है। और ये पेपर में आपसे एज MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपसे पूछा जाएगा। तो ये MCQs ये है आप लोगों के पास बच्चों, ये स्टूडेंट्स, कि द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स आवर 30 ट्रिलियन सेल्स, वेरियस टाइप ऑफ सेल्स पोजेस द यूनिक स्ट्रक्चर। हमारी एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ना आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, आप इमेजिन जस्ट कर सकते हैं कि 30 ट्रिलियन सेल्स हैं और हर सेल एक यूनिक स्ट्रक्चर रखता है। यूनिक होता है अलग, हम कहते हैं ना ये चीज़ बड़ी यूनिक है, अलग है, मुनफरिद है, तो उस तरह के स्ट्रक्चर्स रखते हैं। आपके साथ मैं यहाँ पे एक एग्जांपल शेयर कर लेती हूँ। तो ये देखें, अब 1 ट्रिलियन जो है ना वो 10 खरब के बराबर है। आपको पता होगा हमारे पास लाख होता है, करोड़ होता है, अरब होता है, फिर जाके खरब होता है। तो 1 ट्रिलियन 10 खरब के बराबर होता है। और 10 खरब को अगर आप नहीं समझ सकते तो मैं आपको बता देती हूँ कि 1 लाख करोड़ के बराबर होता है। 1 ट्रिलियन हमारे पास 1000 बिलियन के बराबर होता है। आप यहाँ फोकस करें तो हमारे पास मिलियन, पहले लाख, ठीक है, लाख, फिर मिलियन, करोड़, अरब, खरब, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। हम ट्रिलियन की बात करें, 30 ट्रिलियंस की बात करें हम लोग। तो अगर आप इसको देखना चाहें तो इसके अंदर जैसे हमारे पास 1 लाख होता है ना, 1 लाख, 5 जीरो आते हैं उसमें, जस्ट इतने 5 जीरो। लेकिन ट्रिलियन के अंदर आप लोगों के पास 12 जीरोस आते हैं। तो फिर जाके 1 ट्रिलियन बनता है 10 खरब, 1 लाख करोड़ के बराबर होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन है आपके पास, जस्ट एज MCQs आपने इस इन्फॉर्मेशन को देख लेना है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पर हमारा टॉपिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। आप इसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। आप जानते होंगे हमारी डेली लाइफ में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। को ऐसी हमें डाइट बता दी जाती है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स हमें देती हैं। जैसे कि राइस, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। हमारी वीट, गंदुम में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एनर्जी में बहुत होते हैं। देखिए हम गंदुम खाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी। प्रोटीन्स, आप जानते हैं प्रोटीन्स हमारे पास एग में होती हैं। मीट इसका सोर्स हैं, अंडे, दूध, गोश्त प्रोटीन का सोर्स होते हैं। लिपिड्स, लिपिड को आप पता है कैसे याद रख सकते हैं? लिपिड्स फैट्स होते हैं। ऑयल्स, लिपिड, ठीक है, लिपिड्स हमारे पास फैट्स होते हैं। एंड न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड को भी आप देख सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड हमारे RNA में, DNA में एक न्यूक्लिक एसिड का रोल है। उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट्स आल्सो स्टडी फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस। फिर जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट्स हैं जो इसको स्टडी कर रहे होती हैं मॉलिक्यूल्स को डिटेल में जाके, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट आल्सो स्टडी फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस। फिर वो बुनियादी जो हमारे लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको भी स्टडी करते हैं। डिवेलप ड्रग्स, वो डिवेलप का मतलब होता है डिवेलप करना, ठीक है, कुछ बनाना, उसको कुछ चीज़ों को बनाना, ठीक है, डिवेलप करना, प्रोड्यूस करना, वो ड्रग्स को डिवेलप करते हैं। एंड क्रिएट करते हैं, पैदा करते हैं, जनरेट करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है जीन, जो विरासती तौर पर, इनहेरिटेंस यानी कि विरासत में ही जाके ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई कर देते हैं कि आगे आने वाली नस्लों में एक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हो। तो नेक्स्ट आप लोगों के पास है एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। अब एम्ब्रियो पता है क्या होता है हमारे पास? एक एम्ब्रियो एक छोटा सा होता है। इंसान को भी हम एक जैसे अब कहते हैं कि छोटा सा हमारे पास पॉपुलेशन में आने से पहले, एक पॉपुलेशन में आने से पहले एक एम्ब्रियो होता है। हमारे पास प्लांट्स के भी छोटे छोटे एम्ब्रियो होते हैं। हमारे पास हम ह्यूमन्स में भी कह सकते हैं एम्ब्रियो, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं आप उनको एम्ब्रियो कह सकते हैं। एम्ब्रियो पता है बनता बच्चों कैसे है? तो मैं ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। एम्ब्रियो आपके पास बनता है ज़ाइगोट प्लस एग। ज़ाइगोट और एग की क्या होगी? यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगी।
फर्टिलाइजेशन होगी और सॉरी ज़ाइगोट तो बनेगा, या सॉरी बाय मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास स्पर्म और एग के मिलने से हमारे पास ये बनेगा, ज़ाइगोट बनेगा। और ज़ाइगोट आगे जाके क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, और एम्ब्रियो से ही कोई भी पॉपुलेशन बनती है, और फिर आपके पास क्या बन जाता है, कोई भी कम्युनिटी बन जाती है। तो ये आपने याद रखना है कि एम्ब्रियो क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि एम्ब्रियो जो है वो एक स्पर्म और एग के मिलने से बनता है, स्पर्म और एग के मिलने से ज़ाइगोट बनता है, और ज़ाइगोट की मज़ीद ये देखें स्पर्म और एग के मिलने से ज़ाइगोट बनता है, और इनकी ज़ाइगोट जो है वो मज़ीद फिर आगे एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग ही फर्टिलाइजेशन के बाद ज़ाइगोट बनाता है। इन दिस ब्रांच साइंटिस्ट स्टडी टिश्यू एंड ऑर्गन फॉर्मेशन। बेसिकली साइंटिस्ट जो है ना वो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर टिश्यू को स्टडी करते हैं। टिश्यू आपके सामने है कि कितनी अहमियत के हमें हम ऊपर पढ़कर आ चुके हैं। सेल्स ही टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ ही आके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स ही आगे ऑर्गन सिस्टम बना रहे होते हैं। आइडेंटिफाई द बर्थ डिफेक्ट्स, ये बर्थ डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, बर्थ को, एंड डिवेलप द मेडिकल ट्रीटमेंट्स, और फिर जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसको भी डिवेलप करने में हेल्पफुल होते हैं, डेवलपमेंट कर उसको डिवेलप करने में। नेक्स्ट आपके पास है जेनेटिक्स। अब जेनेटिक क्या होती है, हमारा इनहेरिटेंस, हमारी विरासत। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। अब विरासत क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होती है, इनहेरिटेंस विरासत एक ही चीज़ है। तो बेसिकली हमारे पास ट्रांसफ़र हो जाना जीन्स का, किससे, पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग में। ऑफ स्प्रिंग वही इंडिविजुअल, वही ज़ाइगोट से एम्ब्रियो का बनना, वही छोटा ऑफ स्प्रिंग, उसी को हम कहते हैं पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में जेनेटिकली जीन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इन जेनेटिक साइंटिस्ट आल्सो स्टडी द काजेज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। फिर साइंटिस्ट ऐसे देखते हैं, कुछ ऐसे देखें ना, ऐसी बीमारियां होती हैं। आप कैंसर, कुछ लोगों में ऐसा है, कैंसर एक ख़ानदानी विरासती बीमारी होती है जो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र हो रही होती है। एंड डेवलप द बेटर वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स एनिमल्स। फिर क्या है कि जितने भी जो जेनेटिक्स पर काम कर रहे हैं हमारे साइंटिस्ट्स हैं, वो फिर बेटर वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स को डेवलप करते हैं मज़ीद। वो फिर बेहतर से, जैसे कहते हैं कि बेहतरीन की कोशिश में होते हैं, करने की कोशिश में होते हैं। उसके बाद है पैलेंटोलॉजी। अब पैलेंटोलॉजी के अंदर आप लोग बेसिकली बच्चों देखा जाए तो आप फोसिल्स को स्टडी करते हैं। फोसिल्स क्या हैं, फोसिल्स हमारे पास एक मादनियात होती हैं, या फोसिल्स हमारे पास एक ऐसे एक ऐसा होता है कि जैसे जब हमारे पास बाकियात होती हैं एनिमल्स की, प्लांट्स की, तो कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम क्या, काफ़ी हज़ारों साल बाद वो फोसिल्स में चेंज हो जाती हैं। इसको स्टडी करने के, इसको ज़रा देख लेते हैं। पैलेंटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फोसिल्स। आप फोसिल्स को इसमें स्टडी करते हैं। फोसिल्स हमारे पास हमारी मादनियात भी होती हैं, हमारे पास ऐसे ऑयल्स हैं जो हमें एज अ रिज़ल्ट ऑफ फोसिल्स में मिल रहे होते हैं, हमें हमारे फोसिल रिकॉर्ड के तौर पर मिल रहे होते हैं। द एग्जामिनेशन ऑफ फॉसिल हेल्प साइंटिस्ट टू नो द क्या कहते हैं इसको, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे पास जो हमारे फॉसिल्स हैं, ये जो बाकियात है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, जो हमारे पास तारीख़ है एक एवोल्यूशन की, एक चेंजेस की, तब्दीली की, उसके बारे में कि किस तरीके से एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस तरह तब्दीलियाँ आईं। और ये फॉसिल्स ऐसी बाक़ात जब मिलती हैं तो फिर साइंटिस्ट जो है वो उसके ऊपर डायग्नोस करते हैं, उसके ऊपर सारा पता चलाते हैं। तो पता चलता है कि इसके पीछे इतनी हमारे पास हिस्ट्री है, या ये पीछे इस तरीके से इस चीज़ से बिलोंग करते हैं। जैसा कि आपके पास एग्जांपल में लिखा हुआ है कि डायनासोर फॉसिल्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ जेंट रेप्टाइल्स दैट रोम्ड द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। अब डायनासोर्स इस वक्त दुनिया में नहीं है, ये ख़त्म हो चुके हैं, एक्सटेंट हो चुके हैं दुनिया से, लेकिन ये भी एक एविडेंस देते हैं कि पहले मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, ये जेंट रेप्टाइल्स भी हुआ करते थे। ये हमें डायनासोर्स के फॉसिल्स, इनकी बाकियात से पता चलता है। साथ में आपके पास ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फॉसिल रिकॉर्ड, ये भी 2 नंबर के सवाल में आ जाता है। The fossils are the remains of plants and animals that were preserved in rocks and other geological formation। तो fossils हमारे पास ऐसे remains होते हैं बाकी बच जाने वाली बाकियात एनिमल्स और प्लांट्स की, that are preserved in rocks, ये चट्टानों में प्रिजर्व हो गई, महफूज हो गई, और अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, और जितनी भी जियो का मतलब होता है अर्थ से मुतल्लिक, लॉजिक स्टडी, जो जितनी भी अर्थ से मुतल्लिक स्टडी है वो भी हमें इंफॉर्मेशन देती है कि ये जो fossils हैं, ये बाकियात एनिमल्स और प्लांट्स के मिलियंस ऑफ टाइम्स, जब प्लांट्स और एनिमल्स जो ज़मीन में दफन हो जाते हैं, बरीड हो जाते हैं ज़मीन में, तो उसके बाद वो हमें फॉसिल्स की फॉर्म में मिलते हैं।
द ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल इज़ अ साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया को एक बड़ा ही पुराना फॉसिल माना जाता है, एस्टिमेटेड टू बी 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। जैसे आपको मैं बता चुकी हूँ, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, यानी कि 3.5 मिलियन ईयर्स अगो। साइनोबैक्टीरिया के बारे में बच्चों ये है, अगर आप इसको थोड़ा सा आपको बता दूँ साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, तो पुराने ज़माने में बहुत सारे सालों पहले इसको लोग समझते थे कि ये ब्लू ग्रीन एल्जी है, बट इट इज़ नॉट अ एल्जी, इट इज़ अ बैक्टीरिया। ये एक बैक्टीरिया है, ये कोई एल्जी नहीं है। ये फोटोसिंथेसिस करता है, तो लोग कहते थे कि ये तो हमारे पास एलजी है, एलजी में फोटोसिंथेसिस होती है, बैक्टीरिया कैसे फोटोसिंथेसिस करता है। बट ये एक ऐसा बैक्टीरिया और इंतहा दर्जे का बड़ा बैक्टीरिया, लार्ज बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया। तो आपने ये जितनी भी हमारे पास हम अभी तक ब्रांचेस पढ़ चुके हैं, ये आप लोगों से ज़्यादातर 2 नंबर के सवाल में पूछ ली जाएंगी। फॉसिल रिकॉर्ड 2 नंबर के सवाल में आ जाएगा। ऊपर मैंने आपको एक बताया है, ये जस्ट आपने एमसीक्यूज़ के तौर पे करना है। लेकिन बाज़ औक़ात बल्कि इंपॉर्टेंट है कि एक लॉन्ग सवाल आ जाता है, तो वो आपको कहते हैं एक्सप्लेन एनी 4 ब्रांचेस और 5 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो आपने कोई से 4 से 5 ब्रांचेस बतानी होती हैं, या फिर आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स, पैलेंटोलॉजी, आप कोई सी नाम से पूछ लेते हैं कि इन 4 ब्रांचेस को करें, तो ये 4 नंबर का सवाल आता है आपका एक पार्ट। इस तरीके से भी आपने इसको देख लेना है, एज़ अ लॉन्ग एज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो टैक्सोनॉमी जो है हमारे पास, ये टेक्सा एक होता है, टेक्सा, टैक्सन भी इसको कहते हैं, टैक्सा भी कहते हैं। तो इसमें आपको थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताती चलूँ इसकी थोड़ी सी। तो ये हमारे पास है एक किस्म का हमारा, आप इसको कह सकते हैं टैक्सा, टैक्सन। टैक्सन के अंदर आप लोग रियल ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। आप वीट हमारे पास एक रियल ऑर्गेनिज्म है। इसके साथ ही हमारे पास हमारे जो हैं ये मैमल्स, हम मैमल्स एक रियल ऑर्गेनिज्म है। उसके साथ हमारे पास दूसरी चीज़ होती है कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर आप लोग के पास किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़ होती हैं। तो हम यहाँ पर जिस बेसिकली जस्ट टैक्सा को थोड़ा सा आपको बताते चलूँ ताकि आपको आसानी हो, टॉपिक में समझ आए आप क्या पढ़े हैं टैक्सा। टैक्सा में आप रियल ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। आप वीट है ना, गंदम, गंदम एक स्पीशी है। मैमल्स, मैमल्स एक बहुत बड़ी क्लास है। ये देखें, मैमल्स एक बहुत बड़ी क्लास है। क्लास के अंदर बहुत कुछ आता है क्लास के अंदर। अब मैमल्स हैं, मैमल्स में इंसान भी मैमल्स हैं, एनिमल्स भी मैमल्स हैं। ऐसे तमाम जानवर जो अपनी बॉडी पर फर रखते हैं ना, बाल रखते हैं और दूध पिलाने वाले जानवर होते हैं, उनको मैमल्स कहते हैं। तो मैमल्स की तो बहुत बड़ी फिर डाइवर्सिटी होगी, बहुत बड़ी क्लास होगी। इसमें ह्यूमंस भी आ गए, इसमें एनिमल्स भी आ गए, बट वीट एक जस्ट स्पीशी है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अब इस टॉपिक को अपने देखें, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर रहे होते हैं ग्रुप्स के अंदर इनटू द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड सिमिलैरिटीज़। अब हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, मैं आपको कहती हूँ कि हम ह्यूमंस एक ग्रुप हैं। हम ह्यूमंस को ऐसे क्लासीफाई करेंगे, उनकी सिमिलैरिटीज़ को भी एक तरफ रखेंगे, एक तरफ उनके डिफरेंसेस को रखेंगे। इस तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। ये जितनी भी क्लासिफिकेशन हम ऑर्गेनिज्म की करते हैं, मैंने लेट्स सपोज कहा कि हम ह्यूमंस को क्लासीफाई कर लेते हैं, एक साइड पे उनकी सिमिलैरिटीज़ को रख लेते हैं, एक साइड पे उनके डिफरेंसेस को रख लेते हैं। तो हमारी हेल्पफुल क्या होगी कि हम उसके अंदर लाइफ की डाइवर्सिटी को देख सकेंगे, लाइफ की डाइवर्सिटी, लाइफ की काइंड्स को देख सकेंगे। मुख्तलिफ तरह की उसके अंदर हर तरह के लोग आएंगे, जैसे कि हम कह सकते हैं रिच भी आएंगे, रिच लोग आएंगे, पुअर लोग आएंगे। अगर हम देखें तो जिनकी भी, जैसे कि हमारी लाइफ में हर तरह के लोग होते हैं, तो उस तरह ये हमारा हेल्पफुल हो गया डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। एंड आइडेंटिफाई न्यू स्पीशीज़, हम उसमें न्यू स्पीशीज़ को भी आइडेंटिफाई कर सकेंगे। ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर बड़ी न्यू स्पीशीज़ होती हैं, न्यू वराइटीज़ आ जाती हैं। एंड स्टडी द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, और हम उसके अंदर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो हमारे होते हैं रिलेशनशिप्स, उनको भी देख रहे होंगे। तो ये टैक्सोनॉमी। उसके बाद अगर हम अपनी नेक्स्ट बात करें ब्रांच की, तो वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम लोग बेसिकली स्टडी कर रहे होते हैं रिलेशनशिप को विद द इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का क्या रिलेशन है। अब लेट्स सपोज, अब मैं कहती हूँ कि मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, तो मेरा इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, या आप एक ऑर्गेनिज्म हैं तो उसका इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है। तो ये आप देख रहे होते हैं। इकोलॉजी हेल्प्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्व का मतलब होता है किसी चीज़ को महफूज कर लेना। बायोडाइवर्सिटी, बायो का मतलब होता है लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब होता है बहुत सारी वैरायटीज़, वेरिएशंस, काइंड्स, एंड एड्रेस द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। और फिर हमें एनवायरमेंटल के जितने भी मसले मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी हेल्पफुल करती है, उसको भी डायग्नोज करने में, उसको भी कंजर्व करने में। द फूड चेन फॉर इंस्टेंट illustrates the interconnectedness of organism for energy and nutrients। आपको पता है फूड चेन बनाती है फूड वेब। फूड चेन एक ऐसा है ना, एक ऑर्गेनिज्म है, हर चीज़ compete करती है। हम इंसान compete कर रहे हैं, इसी तरह एनिमल्स compete करते हैं खुराक के लिए। अब देखें ना, compete करने का मतलब आप समझते हैं। मैं आपको बताऊं कि अब एक ग्रास है, ठीक है, ग्रास है, तो ग्रास को हमारे पास एक चींटी खाती है, ठीक है, चींटी को भी आगे कोई चीज़ें खाने वाली होंगी। जैसे स्नेक है ना, सांप,
सांप बहुत सारी ऐसी चीज़ों हैं जिसको कोई कीड़े मकोड़े इस तरह की चीज़ें खा लेता है, तो सांप को भी फिर आगे से कौन खाता है? ईगल खा लेती है। तो ये कम्पीट है, एक चीज़ एक को खाती है, पिछला उसको खाता है। अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है हर चीज़ के ज़िंदा रहने के लिए, तो फूड चेन में आता है। द फूड चेन फॉर इंस्टेंट इलस्ट्रेट्स द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। बेसिकली एनर्जी के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए फूड चेन चल रही है, फूड वेब में तब्दील हो जाती है। उसके बाद है मैरीन बायोलॉजी। मैरीन जो लफ्ज़ है ये समुंदर से निकला है, सी से निकला है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस। हम इसके अंदर समुद्र के अंदर लाइफ को स्टडी करते हैं। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ओशन बायोडाइवर्सिटी। आप इसके अंदर ओशंस की जितनी भी समुद्र से मुतलिक बायोडाइवर्सिटी, लाइन सब में सेम है बायोडाइवर्सिटी ओशन की, इकोलॉजी की। तो इस तरह आप इसमें ओशन की बायोडाइवर्सिटी को देखते हैं। डिस्कवर न्यू स्पीशीज़, आप इसके अंदर न्यू न्यू जितनी स्पीशीज़ हैं उसको डिस्कवर करते हैं, तलाश करते हैं। एंड एड्रेस द मैरीन कंजर्वेशन इश्यूज़, और जितने भी ना समुद्री हयात जो है, आबी हयात जो है पानी में रहने वाली, उसके उसको ऐसे उसके भी इश्यूज़ होते हैं, मसले मसाइल होते हैं, उनको भी कंजर्व करना होता है। तो उसको उन इश्यूज़ को आप इसमें रिज़ॉल्व कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कोरल रीफ्स सपोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ मैरीन लाइफ। ऑफ कोरल रीफ्स जो होते हैं ये हमारे पास समुद्र में पाए जाने वाले होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, मैरीन में पाए जाते हैं। डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है हमारे पास, बच्चों में आपका फार्मूला बताती चलूँ उसका, CaCO3। दिस इज़ नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी डेपोजिशन से कोरल रीफ्स बनते हैं, और ये भी एक समुद्र में एक बड़ी वाइड वैरायटी में पाए जाते हैं मैरीन लाइफ के अंदर। उसके बाद है हमारे पास पैथोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज़। आप इसके अंदर पैथोजिन डिजीज़ से निकला है। डिजीज़ को स्टडी करते हैं, उनके काजेज़, उनकी वजूहात को, उनके इफ़ेक्ट्स को। कोई चीज़ हमें काज करती है तो फिर उसका इफेक्ट तो होता ही है। पैथोलॉजी हेल्प्स टू डिजीज़ डायग्नोसिस। ये मदद करती है किसी भी बीमारी की तशखीस में, उसकी प्रिवेंशन, आपने उससे कैसे महफूज रखना है, प्रिवेंशन उसके आगे क्या क्या है, एहतियाती तदाबीर क्या-क्या है, ट्रीटमेंट और उसके इलाज क्या-क्या है, ठीक है। उसके बाद है फॉर एग्ज़ाम्पल जो अब जितने भी हमारे पास पैथोलॉजिस्ट्स होते हैं वो स्टडी करते हैं हाउ टू अनकंट्रोल डिवीजन, कि हमने इसकी डिवीजन को कैसे कंट्रोल में लेकर आना है। स्प्रेड ऑफ सेल कॉजेज़ कैंसर। अब अगर कैंसर है ना, कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि अगर किसी बंदे को कैंसर हो गया तो कैंसर दिन ब दिन मज़ीद आगे बढ़ता जाता है, और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कैंसर की कैसी स्टेज आती है कि उस पर कैंसर जो होता है वो जड़ से ख़त्म करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर इसकी जड़ों को बाकायदा कैंसर को जड़ से ख़त्म करना ज़रूरी होता है, नहीं तो कैंसर एक बार चलें, आपने मेडिसिन ली, बड़ी हाई इसकी डोज़ होती है, बहुत हाई मेडिसिन होती है, बाज़ औक़ात तो उससे बहुत ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो अगर आप वो मेडिसिन इसके अंदर ले रहे हैं तो उसके क्या होगा, एक दफ़ा कैंसर ख़त्म हुआ, बाद में फिर इसकी जो एक किस्म की जो जड़ होती है वो दोबारा से ठीक हो जाती है, दोबारा से बंदे को कैंसर हो जाता है। तो ये कैंसर एक ऐसी बीमारी है, सेल्स इसके दिन ब दिन बढ़ते हैं, तो इसको बड़ा मुश्किल होता है कंट्रोल करना, जड़ से ख़त्म करना इसको होता है। उसके बाद है इम्यूनोलॉजी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। आप इसके अंदर इम्यून सिस्टम, अब इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमारा सारा सिस्टम, हमारी कितनी, हमारे अंदर कितनी इम्यूनिटी है, कितनी एबिलिटी है, वो इसके अंदर आप लोग देखते हैं। उसको हम इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। उसको हम इम्यून सिस्टम हमारा कह रहे होते हैं। एंड योर रोल अगेंस्ट डिजीज़, और उसका क्या रोल है डिजीज़ के खिलाफ। सारी बात है, जितना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा हमारा, जितना इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही वो डिजीज़ के खिलाफ क्या होगा, डिजीज़ के खिलाफ अच्छे से लड़ सकेगा। जितने भी हमारे जो होते हैं इम्यूनोलॉजिस्ट्स, वो स्टडी करते हैं टू डिवेलप वैक्सीन, अच्छी से अच्छी वैक्सीन बनाई जाए, ट्रीटमेंट ऑटो इम्यून डिजीज़ का भी ट्रीट किया जाए। ऑटो इम्यून डिजीज़ को मैं आपको बताती चलूँ, आपके लिए नई टर्म होगी, आप नहीं जानते होंगे। एंड इम्प्रूव द इम्यून रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शंस, और हमारे इन्फेक्शन पता है क्या होता है, हमारे लेट्स सपोज एक हाथ है, इसके ऊपर कोई चोट लग गई है, ज़ख्म हो गया, वो ज़ख्म जो है वो दिन ब दिन बड़ा हो गया, रेड हो गया, उसके ऊपर रैशेस बन गए हैं, तो वो होता है इन्फेक्शन बेसिकली, ठीक है। इन्फेक्शन, वायरस ज़्यादातर इन्फेक्शन काज कर रहे होते हैं। उसके खिलाफ भी इम्प्रूव करना हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेज को। अब ऑटो इम्यून के बारे में मैं आपको स्ट्रेस बताती चलूँ। हाँ, तो लेट्स सपोज ये मेरे पास है कि ऑटो का लफ्ज़ होता है सेल्फ से। अब ये हमारे पास एक ह्यूमन बॉडी है, मैंने ब्लू से इसको रिप्रेजेंट किया है, और बॉडी के अंदर ये हमारे पास क्या है, इम्यून सेल्स हैं, इसको मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है। इसके अंदर ये ग्रीन कलर से आपको एक स्टमक दिखाया है। अब होगा ये कि बाहर से कोई भी आने वाला बैक्टीरिया, कोई भी आने वाला वायरस बॉडी के ऊपर आकर अटैक कर देगा, हमारे इम्यून सेल्स के ऊपर अटैक कर देगा। अब बदले में तो ये होगा कि हमारे इम्यून सेल्स, हमारी इम्यूनिटी बॉडी की, उसको चाहिए कि वो इन सेल्स को, इनको डाई करें, इन सेल्स को किल करें। लेकिन ऐसा नहीं होगा ऑटो इम्यून के अंदर, बल्कि हमारी जो इम्यून सेल्स होंगे वो हमारे स्टमक को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे। तो बदले में क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा स्टमक खराब हो जाएगा, तो वो ऑटो इम्यून डिजीज हुई। बाद फिर साइंटिस्ट ने
ऐसी वैक्सीन्स बना ली हैं, ऐसी हमारे पास क्या कर ली हैं, वैक्सीन्स बना ली हैं। अब वैक्सीन क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कोविड-19 2029 में कोरोना वायरस आया था, तो उससे लोगों में वैक्सीन पहले से इंजेक्ट, कोरोना है या नहीं है भाई, वैक्सीन लगवानी है आपने, तो वैक्सीन इंजेक्ट कर दी जाती थी कि अगर कोरोना के कोई जर्म्स इधर-उधर से आपको लग भी रहे हैं, तो वैक्सीन पहले से अंदर बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनाए, एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के अंदर हमारे पहले से तैयार हों और फिर बाहर से आने वाला कोई भी एंटीजन है तो एंटीबॉडीज़ उसको किल कर दें। तो ये भी आई थिंक सो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है फार्माकोलॉजी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ड्रग्स। आप देखते होंगे हमारे पास फार्मासिस्ट होते हैं जो फार्मेसी मेडिसिन के अंदर इससे रेलिवेंट है। तो ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, आप इसके इफेक्ट्स को देख लेते हैं। दिस हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स। वो नई से नई रोज़ाना बहुत सारी कंपनीज़ एक एक अब हमारे पास एक भी हमारे पास है, जैसे कि हम कोई मेडिसिन यूज़ करें तो डिफरेंट कंपनीज़ के होते हैं बट फार्मूला सेम होता है। तो दिन ब दिन नई से नई ड्रग्स बन रही हैं। फॉर एग्जांपल न्यू एंटीबायोटिक्स आर डेवलप्ड दैट आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया। आजकल ऐसी नई एंटीबायोटिक्स बन चुकी हैं जो बैक्टीरिया को किल कर रही हैं एंड ट्रीट द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को भी किल कर रही होती हैं। तो जो आपके पास ये है, ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास इतना इसके अंदर इनफ है। ये आगे फर्दर इसका एक्सप्लेनेशन है तो आप इधर तक करेंगे।